वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और बायोलॉजी का ये हम लोग का एक नया चैप्टर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यदि हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यदि स्टडी करते हैं तो वो हमारा आता है मॉर्फोलॉजी में। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स का इज नोन एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो उसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और यदि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम लोग स्टडी करेंगे तो उसे कहेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम है एनाटोमी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का ही दूसरा नाम है क्या? एनाटोमी। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी मीन्स हुआ एनाटोमी, और इसका मीनिंग क्या हो गया? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, बाहरी रूपरेखा है ना, कैसे दिख रहे हो वह पढ़ेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी में। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग स्टडी जो करेंगे अभी वो करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स का स्ट्रक्चर। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम होता है एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को ही हम लोग कहते हैं क्या? एंजियोस्पर्म्स। और इसी पर पूरा लैंड जो है, हमारी जो धरती है, इस धरती की लाइफ जो है वो डिपेंड करता है इसी फ्लावरिंग प्लांट्स पर। हम लोगों को जितना भी खाद्य पदार्थ मिलता है ना, वो सारे खाने की सामग्री जो मोस्टली हैं वो इसी फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मोस्ट एडवांस्ड है ग्रुप, प्लांट में मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप जो होता है वह आपका आज के डेट में कौन है? एंजियोस्पर्म्स। और ये जो एंजियोस्पर्म्स को कैसे पहचानेंगे कि तो एंजियोस्पर्म्स ऑल हैव, है ना, इनक्लोज्ड सीड्स एंड बियर फ्रूट्स। जितने भी आप फल देखते हो ना, और फल में देखते हो क्या? बीज। और जो फूल, वैसे प्लांट्स जो कि फूल बियर्स करते हैं, यानी कि उसमें फूल दिखाई देता है, फूल आते हैं, फ्लावर आते हैं और सीड्स रहते हैं, तो वो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं कौन से होंगे? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स से क्या होता है? फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर बीज होते हैं, और यहाँ क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं, है ना, और इसमें क्या होते हैं? फ्लावर्स। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि आपका ग्रास, घास, जहाँ की आपको फ्लावर्स स्पष्टली रूप से दिखाई नहीं देते हैं, कॉन्स्पिक्यस रहते हैं, सुस्पष्ट नहीं रहते हैं। मे नॉट बी कॉन्स्पिक्यस, सुस्पष्ट नहीं रहते हैं, लेकिन यह भी एंजियोस्पर्म्स ही है। ओके, और दीज प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। और ये जो एंजियोस्पर्म्स है इसे हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्या है? मोनोकॉट्स, और दूसरा है हमारा डाइकॉट्स। अभी सिर्फ नॉलेज दे लो, आगे फिर बताएंगे। ओके, और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस्ड फॉर्म्स एंड हैव प्रोबेबली इवॉल्व्ड फ्रॉम प्राइमेटिव डाइकॉट्स। और अभी जो मॉडर्न व्यू है उसके अनुसार मोनोकॉट्स जो है वह मोर एडवांस्ड है। मोर एडवांस्ड कौन है? मोनोकॉट्स। पूछ दिया जाए कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में कौन ज़्यादा एडवांस्ड है, तो कौन ज़्यादा एडवांस्ड है? मोनोकॉट्स। ओके, और फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं, जैसे कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट ले लें, तो कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और उसे हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है वेजिटेटिव पार्ट्स, और दूसरा हमारा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। किसी भी प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं रूट, स्टेम और लीफ। रूट, स्टेम और लीफ की जो हम लोग स्टडी करेंगे वो कौन सा पार्ट्स है? वेजिटेटिव पार्ट्स है। ओके, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, वह है हमारा फ्लावर, एक, नंबर 2 फ्रूट, एंड नंबर 3 सीड। फ्लावर, फ्रूट और सीड जिसे कि हम लोग मोस्टली खाते हैं,
है ना, जिससे मोस्टली हमारा लगाव है, वो जो पार्ट है ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट के जो पार्ट्स है 6 पार्ट्स, इस 6 पार्ट्स को 2 भाग में बांटा गया, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट है रूट, स्टेम एंड लीफ, रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ओके, पार्ट्स ऑफ प्लांट मेनली कंसर्न्ड विद द न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। यह जो प्लांट्स है पार्ट जो है वेजिटेटिव पार्ट, यह मेनली किससे कंसर्न्ड है, न्यूट्रिशन और ग्रोथ से। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जो मेन रोल है क्या है, वो रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन में इसका रोल होता है फ्लावर, फ्रूट और सीड का। अब जो हमारा प्लांट जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उस पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक भाग डिवाइड करते हैं रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी कहने का अर्थ है कि वह पार्ट जो कि ज़मीन के अंदर है, अंडरग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड है, मिट्टी है, और इस मिट्टी के नीचे जो पार्ट्स रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम, यानी अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। और जो ग्राउंड के ऊपर रहते हैं वह हमारा होता है शूट सिस्टम। तो 2 भाग में हम लोग इसे डिवाइड किए, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपका रूट्स आ जाएंगे और उसके ब्रांचेज आ जाएंगे, क्लियर। और शूट सिस्टम में आपको आते हैं मेन एक्सिस, जिसे कि हम लोग स्टेम कहते हैं, मेन एक्सिस, और उससे निकलने वाले ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सभी के सभी हमारे को शूट सिस्टम में होते हैं। तो हम लोग ये पूरा का पूरा स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी में वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हम लोग स्टडी करेंगे, और 2 भाग में डिवाइड किए, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है फ्लावर, लीफ, फ्रूट, सीड्स, है ना, ये सब जितना भी जो आप देख रहे हो एपिकल वर्ड वगैरह जो भी, ये सब का सब क्या है, शूट सिस्टम का पार्ट है। और ये नीचे जो देख रहे हो, ये नीचे जो है रूट सिस्टम का पार्ट है, प्राइमरी रूट, लेटरल रूट, रूट हेयर्स, रूट कैप, रूट टिप। अब इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी देखेंगे। तो ये जो पूरा जो पार्ट जो आप देख रहे हो ना, इस पूरे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं क्या, रूट। मेनली रूप से हम लोग इसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। यह हमारा क्या है, रूट। तो सबसे पहले हम लोग रूट को पढ़ते हैं, रूट को डिवाइड करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रूट, रूट क्या है, अंडरग्राउंड। रूट जो है वह अंडरग्राउंड सिलिंड्रिकल पार्ट है। अंडरग्राउंड कैसा पार्ट है, सिलिंड्रिकल। आपके घर में गैस जो है ना, सिलेंडर, वैसा ही तरह का कुछ होता है सिलिंड्रिकल पार्ट। आप देख सकते हो ये यूं है ना, ऐसे रहता है। दिस इज जस्ट लाइक दिस इज अ सिलिंड्रिकल पार्ट। और अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे रहते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, यह डेवलप करता है कहाँ से, रेडिकल से। ये याद रखना है, ओके। इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। रूट कहाँ से डेवलप होता है, तो रेडिकल से डेवलप करता है। ग्रोज वर्टिकली डाउन, नीचे की तरफ जाता है, इनटू द सॉइल, मिट्टी में हमेशा नीचे की तरफ जाता है हमारा रूट। रूट में नहीं पाए जाते हैं, रूट लैक्स, लैक्स मतलब नहीं पाए जाना। क्या, लीव्स, लीव्स नहीं पाए जाते हैं, नोट्स नहीं पाए जाते हैं, इंटरनोट्स नहीं पाए जाते हैं, और बर्ड्स। रूट्स में आपको न तो लीव्स रहेंगे, ना नोट्स रहेंगे, ना इंटरनोट्स रहेंगे, ना बर्ड्स रहेंगे। नोट्स, इंटरनोट्स एंड बर्ड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ शूट, ओके। रूट एंड इट्स ब्रांचेज कंस्टिट्यूट रूट सिस्टम। रूट और रूट से निकलने वाली जो ये ब्रांच है, ये जो ब्रांच निकल रहे हैं, इस पूरे को हम लोग मिला करके क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। इस पूरे को कहते हैं कि दिस इज द रूट सिस्टम। यह पूरा रूट का सिस्टम है, ओके। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। अब रूट देखिए कि क्या होता है, रूट समझ में आ गया। अब इसके गुणों का विश्लेषण करते हैं। दे नॉर्मली कंस्टिट्यूट द डिसेंडिंग पार्ट। ये जनरली क्या होते हैं, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस। डिसेंडिंग पार्ट मतलब घटता क्रम नहीं, मतलब नीचे की तरफ जाने वाला ये पार्ट है ना। अंडरग्राउंड पार्ट है। और रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ये तो मैंने याद करवाया आपको, रूट रेडिकल से डेवलप करता है। और रूट्स आर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है।
अब आप ध्यान दीजिएगा, तो एक चीज पूछा जाता है जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण के को, गुरुत्वाकर्षण है ना, पृथ्वी की जो फोर्स है उस फोर्स के विपरीत में चलता है कि फोर्स के तरफ चलता है। यदि फोर्स को तरफ चलता है, पृथ्वी जो खींच रही है सभी वस्तुओं को उसी की तरफ अगर जा रहा है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। तो रूट्स क्या है, इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और सूट क्या है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। धरती सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और सूट क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो सूट हो गया निगेटिव जियोट्रॉपिक और रूट क्या हो गया, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ओके, बर्ड्स नहीं पाए जाते हैं, लीव्स नहीं पाए जाते हैं रूट्स में। रूट कैसा होता है, कलरलेस होता है, मिट्टी के नीचे रहता है, कलरलेस होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो ये कलरलेस होते हैं बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर है तो क्लोरोफिल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसे फूड तो बनाना नहीं है। तो रूट इज कलरलेस। ये भी ध्यान देने का चीज़ है कि रूट कैसा होता है, तो कलरलेस होता है। रूट कैप इज प्रेजेंट ओवर द एपेक्स, और रूट का जो एपेक्स होता है, ये जो रूट आप देख रहे हो, तो ये जो रूट का जो ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, तो यहाँ पर ये जो रूट एपेक्स इसे कहते हैं, ये रूट एपेक्स है। और इसके ऊपर में क्या रहता है, कैप लगा हुआ था। जैसे कि आपका कलम है ना, तो कलम को आगे से एक कैप लगा दिया जाता है ताकि इसकी नोखी है जो बर्बाद ना हो, वो लिखने का काम करता है ना। ठीक उसी तरह से हमारा जो रूट का जो एपेक्स है वो बहुत काम करता है, आगे की तरफ ग्रोइंग का काम करता है हमारा रूट एपेक्स। तो उस रूट एपेक्स सुरक्षित रहे इसलिए उसके ऊपर एक रूट कैप रहता है। कलम की खुप्पी की तरह रूट कैप होते हैं, पाए जाते हैं। जितना भी जगह है ना, सभी जगह रूट कैप पाए जाएंगे लास्ट में, है ना, सभी जगह लास्ट में रूट कैप रहते हैं। द ब्रांचेज ऑफ रूट एराइज फ्रॉम इट्स इनर रीजन, दस आर इंडोजीनस। और इसके जो रूट के जो ब्रांच जो होते हैं वो इसके इनर रीजन से ग्रो करते हैं, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, इंडोजीनस। ये जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, इंडोजीनस होते हैं। रूट पोजेसेज रूट हेयर्स, और रूट में रूट हेयर्स होते हैं। हमारे शरीर पर बाल है ना, ठीक उसी तरह से रूट के बहुत सारे पोर्शन पर क्या रहते हैं, पतले पतले हेयर रहते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। आप देखेंगे तो रूट हेयर बहुत सारी जगह पर दिखाई देते हैं। विच आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, जो हमेशा एक ही सेल का बना होता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टेड चीज़ है कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर होता है। एग्जाम में अगर आए तो आप डालिएगा कि रूट हेयर इज ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा एक सेल का बना हुआ होता है रूट हेयर। अब हम लोग रूट कैपिकल के रूट का रीजन्स देखते हैं, रूट को डिवाइड करते हैं। पूरा एक रूट है, जैसे ये कलम है तो इसका ऊपर वाला भाग, इसका बीच वाला भाग, इसके नीचे वाले भाग, ये जो कैप है इसको क्या क्या कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से रूट को हम लोग कई भागों में विभाजित किए हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर में। अब इसी की बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला तो रूट कैप। कोई भी कलम जब आप खरीदते हो तो उसमें कैप रहता है, तो दैट इज कैप। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक कैप रहेगा, दिस कैप इज कॉल्ड एज रूट कैप, उसे हम लोग कहते हैं रूट कैप। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन और जोन ऑफ सेल डिवीजन रहता है, और ये रूट कैप से आपका जो मेरिस्टेमेटिक जोन है जो बहुत ही ज़्यादा एग्रीगेसिव है, और जहाँ से डिवीजन होते हैं, जहाँ से क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं रूट में, उस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं क्या, ग्रोइंग पार्ट, मेरिस्टेमेटिक जोन, या आप इसे कहते हैं क्या, जोन ऑफ सेल डिवीजन। और इसे जोन ऑफ सेल डिवीजन को, ग्रोइंग पॉइंट को, मेरिस्टेमेटिक जोन को सुरक्षा कौन प्रदान कराता है, रूट कैप। रूट कैप इसका क्या है, बॉडीगार्ड है ना, प्रोटेक्ट किए रहता है। जैसे बच्चा जो है ना माँ के गोद में सुरक्षित रहता है, ठीक उसी तरह से। और तीसरा जो पार्ट है जोन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ओके, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या हो गया, बच्चा जब जन्म लिया तो माँ के गोद में हमेशा रहता है, तो दैट इज ग्रोइंग पॉइंट मेरिस्टेमेटिक जोन, है ना। अब माँ की गोद क्या है, रूट कैप है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसका बॉडी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये जो पार्ट जो होता है यहाँ पर, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि शरीर का लंबा होना, है ना।
डिवाइड नहीं करता है, सेल जो है डिवाइड नहीं करता है, बल्कि सेल बड़ा और बड़ा लम्हरता है, बॉडी लंबा होता है। तो ये जो लंबा होने वाला जो सेल में जो प्रक्रिया होता है, लंबा होना, मोटा होना, है ना, ये कहाँ होता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन में। ये तीसरा पार्ट हो गया, क्लियर, जिसे कि जोन ऑफ इलोंगेशन भी कहते हैं। और फोर्थ पार्ट जो है रूट हेयर जोन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो आपका जो पार्ट ऊपर में देख रहे हैं, दिस इज रूट हेयर जोन, जहां पर कि रूट हेयर पाया जाता है। तो रूट हेयर कहां पाया जाता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर, रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर पाए जाते हैं रूट हेयर जोन। इसके ऊपर तो आपका स्टेम रहेगा, है ना, ये आपका ग्राउंड खत्म होता है ऊपर, और फिर ऊपर आपका एयर आ गया। तो नीचे हम लोग रूट देख रहे हैं। तो ये रूट हेयर जोन है, जहां से कि आपको रूट हेयर पूरे निकले रहते हैं। हमारा माथा का जो बाल है ना, वो हो गया, दिस इज हेयर जोन। ठीक उसी तरह से आपका हेयर जोन होता है रूट में। और फिफ्थ पार्ट होता है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन। और पांचवा, इसके ऊपर जो पार्ट जो होता है, वहाँ मैच्योर सेल हो जाते हैं, यानी कि सेल मैच्योर हो गया, जैसे कि हम लोग अब मैच्योर हो गए, ठीक है ना, मैच्योर हो गए। तो रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन आपको जो है वह लास्ट पार्ट हो गए, फिफ्थ पार्ट। ओके, तो हर एक पार्ट की स्टडी हम लोग करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्या है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही रहा है, देख ही रहे हो कि रूट कैप आप देख लो, यह रहा रीजन ऑफ रूट कैप, और यहीं पर रीजन ऑफ सेल डिवीजन रहता है, जिसको कि प्रोटेक्ट कराता है कौन? रीजन ऑफ रूट कैप। और इसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसके ऊपर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इसके ऊपर रूट हेयर्स रहते हैं, क्लियर। जैसे कि ये जो पार्ट है, ये जो रूट इतना बड़ा है, इस रूट का मात्र अंतिम वाला जो ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये आपका क्या है, कौन सा रीजन है? ये जो पार्ट है ये आपका है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। ये इस पार्ट का जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन देखिए कितना लंबा है ना। और इधर से भी जो ब्रांच है निकला हुआ है, उसमें भी छोटा सा जो पार्ट होगा ना, उस पार्ट को अगर हम डिवाइड करें तो इतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे रूट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। और इसका जो ब्रांच जो निकलता है, इस रूट से जैसे ब्रांच निकला, तो ये जो फर्स्ट ब्रांच निकला उसे हम लोग, ये जो मेन जो है आपका, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट। जो मेन रूट जो होता है, ध्यान दीजिए, जो मेन रूट है, ये जो रूट देख रहे हैं मेन वाला, नंबर 1, दिस इज प्राइमरी रूट, ओके। और इससे जो ब्रांच निकल रहा है, इस प्राइमरी रूट से जो ब्रांच निकल रहा है, इसे हम लोग कहेंगे क्या? सेकेंडरी रूट। इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट। और फिर इस सेकेंडरी रूट से यदि कोई ब्रांच निकले, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी रूट, क्लियर। तो प्राइमरी रूट क्या होता है? सबसे मेन चीज़ ध्यान देने का है, तो प्राइमरी रूट जो होता है वो मेन रूट होता है, क्लियर। प्राइमरी रूट इज द मेन रूट, और सेकेंडरी रूट क्या हो गया? प्राइमरी रूट से निकला हुआ रूट। टर्सरी रूट क्या हुआ? सेकेंडरी रूट से निकला हुआ रूट। तो इस तरह से आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग सबसे पहले रूट कैप को देखते हैं, है ना। सबसे पहले कलम की कैप जो है उसे हम लोग पढ़ते हैं, रूट कैप। रूट कैप का मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। जो टिप है ना, इस टिप को प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम जो करता है वह कौन करता है? रूट कैप। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव कैप। थोड़ा मोटा होगा तब घुसेगा, यानी यह थिकेंड है, रूट कैप इज थिकेंड। प्रोटेक्टिव कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एपेक्स, और ये कहाँ रहेगा? रूट एपेक्स पर प्रेजेंट रहेगा, क्लियर। रूट एपेक्स क्या हो गया? सबसे अंडरग्राउंड वाला पार्ट, दिस इज द रूट एपेक्स। जैसे यह रूट निकला है तो ये नीचे ये जो पार्ट है ये रूट एपेक्स है। और विदाउट इट द टेंडर रूट वुड बी अनेबल टू पेनिट्रेट द हार्ड सॉइल। अगर रूट कैप नहीं होगा तो जो हमारी जो मिट्टी है वो बहुत हार्ड है, उसमें हमारी जो रूट एपेक्स जो है वो बहुत मुलायम पार्ट है ना, तो वो नीचे की तरफ पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। इसलिए रूट कैप का रहना जरूरी है, ताकि जैसे जैसे यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, तो ये सेल डिवीजन करके आगे बढ़े, तो उसको आगे की तरफ बढ़ाने में मदद कौन करता है? रूट कैप। यहाँ रूट कैप लगा हुआ है, इसको आगे ठेलते जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द यंग ग्रोइंग एपेक्स। ये यंग ग्रोइंग एपेक्स को क्या करता है?
प्रोटेक्शन प्रदान करता है ऑफ रूट्स के इन ऑल द टेरेस्ट्राइल प्लांट्स, जितने भी टेरेस्ट्राइल प्लांट्स हैं यानी लैंड प्लांट्स को ही हम लोग कहते हैं क्या, टेरेस्ट्राइल प्लांट्स। द सेल्स ऑफ रूट कैप सेक्रेट म्यूकिलेज, जो रूट कैप जो होता है वो सेक्रेट करता है क्या, एक तरह का लिक्विड सेक्रेट करता है और उस लिक्विड को कहते हैं क्या, म्यूकिलेज। याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे कि द सेल्स ऑफ रूट कैप का सेल जो है वो सेक्रेट करता है म्यूकिलेज, और ये क्या करता है, ये लुब्रिकेट्स कर देता है, विच लुब्रिकेट्स द पैसेज ऑफ रूट थ्रू द सॉइल। लुब्रिकेट्स करने का कहने का मतलब है कि आपके घर में दरवाज़ा है, काँय काँय आवाज़ करता है, तो वहाँ पर जाकर आप ग्रीस दे देते हैं। कोई साइकिल अगर नहीं चल रहा तो ग्रीसिंग करते हैं, यानी लुब्रिकेट्स करना। तो ये जो लुब्रिकेट्स करने का जो प्रोसेस है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, जिस लिक्विड से लुब्रिकेट्स होता है दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज म्यूकिलेज। और यह म्यूकिलेज सेक्रेट कौन करता है, रूट कैप, और लुब्रिकेट्स कर देता है तो आसानी से आगे की तरफ रूट कैप बढ़ता है। When the root pushes deeper into the soil particles, its outer cells are continuously peeled off, आगे की तरफ बढ़ते जाता है, ठीक है ना, और आगे की तरफ और आगे बढ़ते जाता है, एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स फ्रॉम न्यू रूट मेरिस्टेम्स। लेकिन जब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, ठेल रहा है तो अगल बगल उसको अवरोध कर रहा है, तो जिसके चलते क्या होता है, कंटिन्यू रूट कैप भी है ना, वो पिल्ड ऑफ छिलाते जाते हैं। जैसे केला का छिलका छिलते हो ना, वैसे वो छिलाते जाता है। केला का छिलका तरह का तो नहीं समझो, नारियल के छिलका को ले लो और जैसे जैसे छिलते जाओगे छिलाते जा रहा है, और फिर वो नीचे जा रहा है, छिलाते जा रहा है, और नया अपने आप ग्रो करते जाएगा रूट कैप में, नए नए सेल आते जाएंगे और बचते जाएंगे और वो छिलाते जाएगा और नीचे की तरफ वो बढ़ते जाता है। और इस प्रकार से आपका रूट्स जो है वो ज़मीन के अंदर जाता है। तो रूट कैप समझ गए कि क्या है और उसका क्या काम है। अब ठीक रूट कैप जिसको प्रोटेक्ट किए हुए है, वह प्रोटेक्शन जोन जो है वह है मेरिस्टेमेटिक जोन या जोन ऑफ सेल डिवीजन। इसी को ना सुरक्षा प्रदान कराता है रूट कैप। रूट कैप को सुरक्षा जिस क्षेत्र को प्रदान करता है वो क्षेत्र यही है, मेरिस्टेमेटिक जोन और जोन ऑफ सेल डिवीजन। इसी का सिपाही है रूट कैप, इसी को बचा के रखता है। काहे कि यहाँ पूरा ग्रो होता है, क्यों होता है, डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता रहता है, तो उस क्षेत्र को बचाना है ना, क्योंकि वहाँ पर नया नया बच्चा आ रहा है और सब नई का बच्चा जो होता है बहुत कोमल रहता है, उसको बचाने के लिए माँ का गोद चाहिए, तो दैट इज रूट कैप। एंड वेयर हेयर वी स्टडी मेरिस्टेमेटिक जोन और सेल ऑफ डिवीजन। यह क्या है, स्मॉल रीजन है, यह छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है। कोई भी बच्चा का जो बचपन जो माँ के गोद में रहता है ना, उम्र बहुत लंबा है लेकिन माँ के गोद में तो बहुत कम क्षेत्र समय में रहता है, तो दैट स्मॉल रीजन जो है ना, प्रेजेंट बिहाइंड रूट कैप, वो रूट कैप के पीछे पाया जाता है, रूट कैप के अंदर रहता है। सब टर्मिनल इट इज अबाउट 1 मिलीमीटर लॉन्ग, मात्र 1 मिलीमीटर लंबा होता है। मात्र कितना लंबा होता है, 1 मिलीमीटर लंबा होता है मेरिस्टेमेटिक जोन और जोन ऑफ सेल डिवीजन। और यही जो है रीजन है जो ग्रोइंग पॉइंट है। ग्रोइंग पॉइंट कौन है, याद रखेंगे कौन है, मेरिस्टेमेटिक जोन या जोन ऑफ सेल डिवीजन। ओके, यहाँ सेल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, क्योंकि नया नया आ रहा है तो पतला होगा ही। हैव लार्ज न्यूक्लियस, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है। एंड आर नॉन वैक्यूलेटेड, और यहाँ वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एकदम नया जन्मा ही है तो इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। यानी नॉन वैक्यूलेटेड जो सेल होते हैं वो जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन में या जोन ऑफ सेल डिवीजन में। और इट इज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और यहाँ जो सेल्स रहते हैं वो बने हुए होते हैं किसके, एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अभी तो बच्चा एकदम जन्म के निकला ही है, तो वहाँ जितना सेल्स होगा सब क्या होगा, बहुत डिवाइडिंग सेल्स होगा। और कैसा सेल्स होगा, तो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दिस रीजन एड्स न्यू सेल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द रूट। और रूट्स का जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ मतलब लंबाई में जो ग्रोथ हो रहा है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, दिस जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन और जोन ऑफ सेल डिवीजन। याद रखेंगे क्या कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ रूट के लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है, तो जवाब क्या आएगा आपका, वेरी गुड, मेरिस्टेमेटिक जोन
और दूसरा नाम क्या है इसका, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जो कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स मिनरल सॉल्ट्स, और यही मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब भी करता है। इसका एक काम और है क्या, मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। तो 2 जोन पढ़ लिए। अब तीसरा जोन देखते हैं, ठीक है ना। बच्चा जो है पूरा बड़ा हो रहा है, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लंबा हो जाएगा और उसके बाद वो माँ के गोद से निकल जाएगा, और माँ के गोद से निकलेगा और वो धरती पर चलने लगेगा। और वो धरती पर जब बच्चा चलने लगता है तो उसको कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन इन रूट। रूट में अब आ जाइए, हम लोग देखते हैं कौन सा क्षेत्र, जोन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब इसकी स्टडी करते हैं। ये 2 क्षेत्र तो हम लोग देख लिए, रूट कैप, ग्रोइंग पॉइंट। अब थर्ड पार्ट देख रहे हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये ठीक आपका मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर रहता है, ठीक है, जस्ट एबव द मेरिस्टेमेटिक जोन। और यह जो एरिया है वो मात्र 5 मिलीमीटर लंबा है। ये जो रीजन ग्रोइंग पॉइंट था वह कितना था, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, इससे 5 गुना है, ठीक है ना। इसका 5 गुना है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करते हैं, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करते हैं। इसका सेल का जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर जो होता है वो उसका एरिया ज़्यादा होता है, वैक्यूल्स नहीं होता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियस छोटा होगा, साइटोप्लाज्मिक एरिया और बड़ा होगा, है ना। और इस तरह से वो क्या होगा कि सेल बड़ा होगा, जरीगो से बड़का हो जाएगा, ठीक है। तो दीज सेल्स इलोंगेट रैपिडली। तो इलोंगेशन का जो काम होता है वो किस में होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में। माने शरीर को लम्हारने का काम कहाँ हो रहा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहाँ हो रहा है, किशोरावस्था, जिसको कि किशोरावस्था कहते हैं। तो इलोंगेशन रैपिडली होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन में, जोन ऑफ इलोंगेशन में। इसको ऑल्सो पावर है, पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। इस क्षेत्र को भी पावर है कि सॉइल से, मिट्टी से, है ना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ले, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि लिविंग सेल्स यहाँ पर रहते हैं और वो क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं। तो वो अपने आसपास से आवश्यकता अनुसार मिनरल्स, वाटर, सॉइल से एब्जॉर्ब करते रहते हैं। दिस एरिया इज जोन ऑफ इलोंगेशन। और इन दिस जोन स्मॉल वैक्यूल्स डेवलप, और यहाँ पर स्मॉल वैक्यूल्स भी डेवलप कर जाते हैं जो कि यहाँ पर नहीं थे, ग्रोइंग पॉइंट में नहीं थे। एंड लेटर द वैक्यूल्स फ्यूज टू फॉर्म वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड विद द सेल सैप। और बहुत सारे सेल वैक्यूल मिल करके एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेता है और जिसके अंदर बहुत सारा वाटर वगैरह, मिनरल वगैरह रहता है। दैट इज कॉल्ड एज सेल सैप, जिसको कि हम लोग सेल सैप कहते हैं। तो सेल सैप कहाँ पाए जाते हैं, वैक्यूल में, ठीक है, सेल सैप पाए जाते हैं वैक्यूल में। तो ये जो प्रोसेस है वैक्यूल का बनना, बहुत सारे वैक्यूल्स का मिल करके एक होना, ठीक है, ये कहाँ होता है, इस एरिया में, रीजन ऑफ इलोंगेशन में, जिसके चलते सेल क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं, ठीक है ना। अब फुटबॉल खरीद के लाया, जरी वो है, तो उसको बड़ा करना है तो उसमें क्या करते हो, हवा भर देते हो, हवा भरते तो फूल के बड़ा होता है ना। ठीक वही चित्र होता है यहाँ पर। तो अब वैक्यूल्स क्या है, एक तरह का हवा ही है, लेकिन हवा नहीं है, सेल सैप इसमें भरा रहता है, यानी कि पानी वगैरह भरा रहता है। और बाकी जितने भी जो पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी होते हैं वो बड़े होते हैं, जितना बड़ा होना हो जाओ, ठीक है ना। तो दिस इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। कितना लंबा होता है, 5 मीटर होता है। यहाँ सेल डिवाइड होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, क्लियर। अब चौथा जोन देखेंगे हम लोग, कौन सा, रूट हेयर जोन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रूट हेयर जोन। अब यह जो क्षेत्र है थोड़ा ज़्यादा लंबा है ना। अभी तो मिलीमीटर में देख रहे थे, अब आके देखिए तो ये जो एरिया है जो 1 से 6 सेंटीमीटर होता है, वो सब एरिया मिलीमीटर में पढ़ा और ये सब पढ़ रहे हैं सेंटीमीटर में। तो रूट हेयर जोन इज 1 से 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये और बड़ा एरिया है। और रूट हेयर अपीयर्स फ्रॉम आउटर सेल्स ऑफ दिस जोन इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर आउट ग्रोथ। और रूट हेयर जो होता है, ये जो जोन है, इस जोन का जो आउटर सेल्स होता है, इसी आउटर बॉडी से आपको रूट हेयर निकले रहते हैं। हमारे बॉडी में हेयर जो निकला हुआ बाहर से ही निकला हुआ है ना, अंदर वाला सेल से नहीं निकला होता, इसी तरह से आउटर सेल से ही निकले हुए रहते हैं। और इसका काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल एब्जॉर्प्शन करना। वाटर में मिनरल घुले रहते हैं, तो मिनरल वाला वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम जो होता है मेनली रूप से इसी एरिया में होता है, ठीक है। माने कि पानी, आप जाते हैं नारियल पानी पीने, तो नारियल फोड़ के देता है ना, तो पूरा मुँह लगाते हैं नहीं ना, उसमें पाइप लगाते हैं, अब पाइप से
सक करते हैं। तो सकिंग पावर वाला जो पाइप है ना, वही वाला पाइप ही है रूट हेयर जोन। इतना मनी इसमें पाइप लगा हुआ है, अभी पाइप पानी खींच रहा है ना। तो पाइप है, रूट हेयर जोन क्या है, प्रकृति ने दे दिया रूट को पाइप दुनिया भर का, और इससे ये क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, टेक प्लेस थ्रू दिस जोन। क्लियर। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली इसी क्षेत्र से होता है, जो कि पूरे प्लांट के लिए उपयोगी होता है। When the cells of root hair zone mature, root hairs shrivel and become non-functional. New root hairs appear in the older parts of zone of elongation. अब जैसे जैसे रूट हेयर्स धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे और वो काम करना बंद कर देते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और नया रूट हेयर जो है वह ओल्डर पार्ट ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन से ग्रो करते हैं। न्यूअर पार्ट से नहीं, नया रूट हेयर कहाँ से, ओल्डर पार्ट ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन से ग्रो करते रहते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का लास्ट जो बच गया वो बचा जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। फाइनली व्यक्ति क्या हो गया, मैच्योर हो गया। जैसे हम लोग मैच्योर हो गए, डिफरेंशिएशन, अब हमारा डिफरेंशिएशन हो गया कि भाई अब हम खाली पढ़ाने का काम करेंगे, तो हम कपड़ा धोने का काम करेंगे, तब हम सिलाई का काम करेंगे, तब हम खाना पकाने का काम करें। तो हर एक चीज़ का क्या हो गया ना, मैच्योरेशन हो गया। तो ये जो है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन भी प्लांट में पाए जाते हैं, और इट इज कॉल्ड एज रूट हेयर मैच्योरेशन जोन, और इसको हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, रूट हेयर मैच्योरेशन जोन। लार्ज नंबर ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे यूनिसेलुलर हेयर प्रेजेंट होते हैं, विथ मेनली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, जो कि मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करना, सॉइल को एब्जॉर्ब करने का काम भी ये एरिया करता है। और इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ रूट, या रूट का मेजर पार्ट है, क्योंकि वो सब तो पार्ट तो बहुत छोटा सा पार्ट था, है ना, हम दिखाए थे ना, रूट में बड़ा सा रूट था, उसका छोटा सा पार्ट वो था, लेकिन मेजर पार्ट जो होता है वो ये जोन ऑफ मैच्योरेशन होता है। और जोन ऑफ मैच्योरेशन में आपको रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं, जो रूट हेयर्स आपका वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। और द वॉल्स ऑफ सेल्स आर नॉट इलास्टिक, और इसका जो वॉल सेल्स का जो होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो इलास्टिक नहीं होता है, वो सब का तो इलास्टिक होता था, लेकिन इसका रिजिड हो गया, अब मजबूत, मैच्योर हो गए हैं भैया, अब हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, मजबूत हो गए हैं। As the cells of root hair zone become mature, the root hair shrivel and become non-functional. और फिर धीरे धीरे एक समय आता है कि रूट हेयर भी मैच्योर हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, कड़े हो जाते हैं, तो वो तो अलग है, लेकिन नए नए बनते भी रहते हैं। The enlarged cells undergo maturation and differentiation into different types of primary tissues of the roots. और फिर धीरे धीरे जो बड़े बड़े सेल हो जाते हैं वो आपको मैच्योर हो जाते हैं, और डिफ्रेंशिएट हो करके वो आपको क्या बनाते हैं, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, ईटीसी। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनाटोमी में, इंटरनल पार्ट। अभी हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, माथा खराब अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट देखते हैं, जो आंखों से दिखाई दे रहा है बाहरी वाला पार्ट, उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब हम लोग रूट्स के बारे में तो पूरा देख लिए, अब हम लोग काइंड्स ऑफ रूट देखते हैं। तो रूट को सिर्फ दो भाग में बांट दिया गया है स्टडी के लिए। एक हो गया आपका टैप रूट सिस्टम, और दूसरा हो गया एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। ये दोनों रूट सिस्टम जो है हम लोग पढ़ेंगे। टैप रूट सिस्टम जो होता है वह एम्ब्रियो के रेडिकल से ग्रो करता है, एम्ब्रियो के रेडिकल से यह पार्ट्स अपीयर होते हैं, निकलते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको टैप रूट्स कहते हैं। और जो पार्ट रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से नहीं निकलता हो, बाकी कहीं से आ जाए, लेकिन रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो वैसे रूट्स को हम लोग कहते हैं एडवेंटिटियस रूट्स सिस्टम। तो दोनों रूट सिस्टम की स्टडी हम लोग करेंगे, लेकिन आफ्टर द लंच। ओके, थैंक यू।